देखिए फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 तारीख के क्विज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के आज पहला जो सवाल है वो क्या है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, तो ये सवाल है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप भी इस प्रकार के क्विज में अगर भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भवेश क्लासेस भागलपुर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जा कर के, तो वहाँ आ जाएगा चैनल। तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे। डेली नाइट में क्विज होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट चलता है, जो कि अभी आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, तो वो हो जाएंगे कौन, सुकुमार सेन। ठीक है, कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन। तो इस प्रकार से यहाँ से आंसर जो होगा सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कब प्रवेश किया था, ये है सवाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1941 में। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब से हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद सवाल जो है तीसरा नंबर सवाल कि किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, अकबर। अकबर ने ही मुर्शिदाबाद नगर को भी बसाया था, इलाहाबाद का किला बनवाया था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा भी चलाए थे। तो इस प्रकार से यहाँ से जो आपका आंसर होगा कि आगरे के किले को किसने बनवाया, निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, अकबर। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब ये होता है कि इसकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई। ठीक है, इसका जन्म हुआ था कहाँ पे, लुम्बिनी में, और इसकी जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए पाँचवा नंबर सवाल जो है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कमल और रोटी। तो देखिए यहाँ से कुछ समझिए, 1857 की क्रांति जो हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान स्टार्ट हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग कहिएगा। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, और इस 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पामस्टन थे। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा नंबर सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है सातवां नंबर कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये जो मताधिकार की आयु जो है, यानी कि आप वोट जो दे सकते हैं, पहले जो था वो 21 वर्ष था, उसे घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये किस संशोधन के तहत किया गया, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था कौन सा, 61वां संशोधन। ठीक है, ये था कौन, 61वां संशोधन। उसके बाद 69वां संशोधन जो था, इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है, 8वां नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी देश से प्रदान की गई। तो कब किया गया था, जैसे हम लोग जैसे आम लोग जैसे झंडे को फहराते हैं, तो ये जो योगदान जो दिया गया, ये जो
अनुमति जो दिया गया ये कब दिया गया? 26 जनवरी 2002 को दिया गया। और राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत गाने में जो समय लगता है वो 65 सेकेंड लगता है, और राष्ट्रगान गाने में जो समय लगता है 52 सेकेंड लगता है। ठीक है। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि राष्ट्र चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? ठीक है। तो इसमें टोटल सिंह है वो कितने हैं? 4 सिंह हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 10वां नंबर सवाल है कि बजट किस सूची का भाग है? तो बजट जो सूची है वो है किसका? समवर्ती सूची का। ठीक है। उसके बाद देखिए सेनवेट का संबंध किस प्रकार के कर से है? देखिए बजट जो है ना, बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बजट यानी कि आर्थिक वित्तीय विवरण जो आता है वो 112वां अनुच्छेद के तहत आता है। ठीक है। अनुच्छेद पूछा जाता है। उसके बाद देखिए 11वां नंबर है सेनवेट का संबंध किस प्रकार के कर से है? तो सेनवेट का जो संबंध है तो किस प्रकार के कर से संबंधित है? तो यह है उत्पाद शुल्क से। उसके बाद देखिए कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? कर ढांचे में सुधार के लिए यानी कि कर जो है, कर किस समिति के सिफारिश पर गठन किया गया था? कर ढांचे में सुधार। ठीक है। तो ये हो जाएगा राजा चलैया समिति। उसके बाद देखिए संविधान के भाग 17 वह किस अनुच्छेद में संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया? तो ये जो होगा अनुच्छेद 343, बहुत महत्वपूर्ण। और एक सवाल पूछा जाता है कि राज्य भाषा हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है कौन सा? 351 में। ठीक है। ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ सवाल है इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ से चौथा नंबर जो सवाल है 14वां नंबर जो सवाल है पूछा जा रहा है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का जो तुलसी कहा जाता है ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है 15वां नंबर सवाल है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कौन? महादेवी वर्मा। भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय आत्मा जो होगा वो कौन होगा? माखन लाल चतुर्वेदी। बहुत महत्वपूर्ण है ये 17वां नंबर सवाल। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कौन है? पाणिनि। ठीक है। देखिए अगला सवाल है 18 नंबर। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हैदराबाद। उसके बाद प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थी? प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थी? ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मनु। क्या हो जाएगा? मनु। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला सवाल है 20वां नंबर सवाल है कि अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्रदान करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। अब भारत में जो 5G जो लॉन्च जो हुआ था ये नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। ये कब किए थे? तो 1 अक्टूबर 2022 को। कब किए थे? 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है। उसके बाद देखिए किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये जो हो जाएगा आपका 21वां नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा? मिस्र के राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए एरो इंडिया 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा बंगलुरु में। उसके बाद सवाल है 23वां नंबर कि गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल। उसके बाद देखिए इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की, ये देखिए हिंदी का सवाल आ गया। ठीक है। इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की यहाँ पे क्या आएगा? ये चीज़ पूछा जा रहा है। इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की आशा है या कल्पना है या संभावना है या उपेक्षा है?
तो यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जो आपका जो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, संभावना है। इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 25वां नंबर सवाल है कि कौन जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अवय जो होगा ये जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये सिंटैक्स से सवाल है, ये क्या है कि सी इज ब्यूटीफुल, डेज है उसके बाद ब्रेव है। तो यहाँ से जो आपका जो बनेगा आंसर वो क्या बनेगा, एंड आ जाएगा, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। उसके बाद देखिए फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एस्टीम, ठीक है। एस्टीम का सिनोनिम्स बताना है, तो इसका जो हो जाएगा क्या होगा, रेस्पेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका साइंस का सवाल है, यहाँ से आपका साइंस का सवाल है। देखिए क्या है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तो ये जेनॉन हो जाएगा। उसके बाद देखिए रबर के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किसका किया जाता है, गंधक यानी सल्फर का। किस पदार्थ में ध्वनि गति सबसे धीमी होती है, देखिए ध्वनि का जो गति सबसे ज़्यादा होता है वो होता है ठोस में, ठीक है। तो यहाँ से ठोस तो है नहीं, तो यहाँ से होगा आपका क्या, यहाँ से पूछा जा रहा है कि धीमी गति पूछा जा रहा है कि कम किस में होता है, तो ये हो जाएगा क्या, वायु में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो ये जो होता है परिणामी ऊर्जा के, अच्छा परिणामी बल के बराबर होता है, ठीक है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो ये परिणामी बल के बराबर होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला सवाल है कि कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है, तो ये हो जाएगा सोडियम। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का सोचने वाला जो मुख्य भाग है वो है अग्र मस्तिष्क। उसके बाद मूत्र में प्राय कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो इसमें विटामिन आपका बी और विटामिन सी दोनों हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। कौन विषाणु से होने वाला रोग है, तो विषाणु से जो होने वाला रोग है वो कौन है, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद अगला सवाल है कि किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है, तो ये हो जाएगा आपका मेढक। कमरे के ताप पर कौन सा ओधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। यदि रहता है कमरे के ताप पर कौन सी धातु अगर रहता तब हो जाता है आपका पारा, लेकिन यहाँ पे ओधातु पूछा गया है इसलिए ब्रोमीन। धातु पूछता तब पारा, ओधातु पूछा है तब ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और पूछता धोने वाले सोडे का तो Na2CO3, ये हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे कहा जाता है NaCl, ये साधारण नमक का पूछता तब NaCl। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपका मैथ का आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल है 41 नंबर कि यदि 2 + x√3 बराबर 1/2 प्लस का √3 हो तो x का मान यहाँ से बताना है कि x का वैल्यू क्या आने वाला है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ से जो आपका सॉल्व जो होगा वो कैसे, कि इसका क्या कीजिए आप, इसका क्या कीजिए आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो गुने का 2 प्लस, यहाँ पे नीचे प्लस है तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, माइनस का √3 अब बटे का 2 माइनस √3, इस प्रकार से होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इधर आपका 2 प्लस का, इसको बाद में देख लेंगे, पहले इधर का पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना सा को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या होगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर का गुना जब कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा क्या 2 माइनस का √3 और नीचे में होगा क्या
2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट और 2 माइनस का रूट 3। तो नीचे में आप देखिएगा एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, तो एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, ये किसका फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कीजिएगा तो यहाँ से कितना आएगा आपका 2 माइनस का रूट 3, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी बटे में 1 बचेगा। और ऊपर में आपका क्या बच रहा है, 2 माइनस का रूट 3 बच रहा है, ऊपर में 2 माइनस का रूट 3 बच रहा है। तो उसके बाद देखिए अब आगे देखिए, तो इसको सोल्व करने के बाद जो आया आपका 2 प्लस का एक्स रूट 3 बराबर का, इसको सोल्व करने के बाद क्या आया आपका 2 माइनस का रूट 3 आया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा अगर तुलना कीजिएगा तो यहाँ पे 2 प्लस का एक्स रूट 3 है, यहाँ पे 2 माइनस का रूट 3 है। अगर x का वैल्यू यहाँ पे आप माइनस का 1 रखते हैं तो 2, और यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस का 1 अगर रखते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस 1 का गुना माइनस 1 का गुना रूट 3 के साथ कीजिएगा तो रूट 3 हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना रखना पड़ा, तो माइनस का 1, तो इस प्रकार से आपका आंसर जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। b का वैल्यू रूट अंडर का 289, इससे बाहर क्या आएगा, इससे बाहर आएगा 17, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, रूट अंडर का a है, तो रूट अंडर का a जब 64 रखिएगा तो यहाँ से बाहर आएगा कितना 8, और फिर से यहाँ पे रूट लगा हुआ है। उसके बाद माइनस, यहाँ से जब देखिएगा यहाँ पे a जब रखिएगा रूट के अंडर तो 64 आएगा, 64 से क्या बाहर आएगा 8, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद रूट अंडर का b है, तो b का वैल्यू 289 रखिएगा तो अंदर से निकलेगा कितना 17, और अंदर रूट फिर से है, और यहाँ पे पावर है 1/2। फिर यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा 8 और 17 कितना हो जाएगा 25, और रूट अंडर 25 से क्या बाहर आएगा, रूट अंडर 25 से बाहर आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 5 आ जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर 17 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट अंडर का 9, और रूट अंडर 9 से कितना बार आएगा 3, और टोटल जो पावर है 1/2 दिया हुआ है। तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 2 बच जाएगा। ये टोटल को सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 2, और यहाँ पे पहले से पावर 1/√2 है, 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। तो यहाँ से थोड़ा सा रफ और करते हैं, तो 2 पे पावर 1/2, इसका मतलब ये होता है कि √2 होता है। ठीक है, क्योंकि रूट जब हटता है तो पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से जो आपका जो आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, √2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर √2 हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो इनका मोसो दिया हुआ है कितना है 15, यानी HCF मोसो दिया हुआ है 15, तो दोनों संख्याओं का लोसो क्या होगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा थोड़ा सा। देखिए अगर आप लोसो, यदि आप इसका अगर मोसो निकालते हैं 3 और 4 का अगर मोसो निकालते हैं तो कितना आएगा, इससे तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो इसलिए मोसो क्या हो जाएगा 1 होगा। लेकिन वास्तव में मोसो दिया कितना है, तो 15 दिया है, तो 1 का वैल्यू 15 है, तो संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 15 चौके 60 और 15 तिया का 45, तो 45 और 60 दोनों आपका रियल संख्या आ गया। 45 और 60, 45 और 60 आपका 45 और 60 आपका रियल संख्या आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 5 से तो 5 9 45, 5 से 12, फिर से 3 से 3 तिया का 9, 3 चौक 12, तो यहाँ सोल्व कीजिएगा 5 तिया 15, 15 तिया का 45, 15 चौके कितना हो जाता है, यहाँ से देखिए 15 तिया का 45, 45 और यहाँ पे 3, 45 गुने का 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 5 तिया का 15 का 5, बाकी 1 4 तिया 12 1 13, 135 गुने का 4 कीजिए कितना आएगा 5 चौका 20, बाकी का 2, 13 चौके 52,
52 और 1 हो जाएगा ओहो, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ से 5 से दीजिएगा तो 9 आएगा, 5 से दीजिएगा तो यहाँ 12 आएगा। फिर दीजिए यहाँ से 3 से, 3 तिया का 9, 3 चौके 12। फिर यहाँ से सोल्व कीजिए, 5 तिया का 15 और 15 तिया का 45। अब 15 गुने का 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 चौके 20, बाकी का 2 और 4 चौके 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। 180 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 180 आपका एलसीएम आ जाएगा, 180 आपका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे अगर सवाल रहे ना तो आप क्या कीजिएगा, ये जो मोसो दिया है, दो संख्या का अगर अनुपात दिया है, मोसो दे दिया है, तो आप यहाँ से और डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं समझिएगा। ये जितना संख्या दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे अनुपात में कितना दिया है, 3 गुने का 4 गुने का मोसो कितना है 15, इस सबको गुना कर दीजिए, आपका डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला जो सवाल है वो क्या है कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा 50 वर्ष है। तदनुसार n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान कितना है। देखिए ये जो सवाल है ना आपका, ये संख्या चैप्टर में आप बनाए होंगे कि दो संख्या इतना इतना है, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए तो वो संख्या इतना का अनुपात हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, दो संख्या आपका क्या क्या है, 36 और बटे का 50। अब बोल रहा है कि n वर्षों के बाद उनकी आयु 3:4 हो जाता है। तो n वर्ष यानी कि यहाँ पे n जोड़ दीजिए, यहाँ पे दोनों में n जोड़िए, n वर्ष के बाद बोल रहा है तो दोनों में n वर्ष का वृद्धि होगा और अनुपात हो जाता है कितना, 3/4। यहाँ से जब n का जब वैल्यू आप निकालिएगा, 4 का गुना यहाँ पे कीजिएगा और 3 का गुना यहाँ पे कीजिएगा, दो प्रकार यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, तो n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला जो सवाल है 45 नंबर कि यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तथा वस्तु के विक्रय मूल्य के 39 हो, वस्तु के विक्रय मूल्य के 39 रुपया हो, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये संख्यात्मक मान जो बोल रहा है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, लिखिएगा कि 10 उसके बाद रूट अंडर, यहाँ पे गुना है, ठीक है, 10 गुने का रूट अंडर यहाँ पे विक्रय मूल्य, उसके बाद प्लस 25, इसके बाद इधर माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 50 हो जाएगा। देखिए सोल्व करते हैं, तो यहाँ से जब रखिएगा यहाँ पे 39 विक्रय मूल्य, यहाँ से विक्रय मूल्य देखिए, तो एक बार यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तथा वस्तु के विक्रय मूल्य, यहाँ से ये के हट जाएगा। ठीक है, ये के का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से के हट जाएगा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 39, तो यहाँ से विक्रय मूल्य जब यहाँ 39 रखिएगा, 39 और 25 हो जाएगा आपका कितना, 64, और 64 से निकल जाएगा, अंदर रूट 64 आएगा और अंदर रूट 64 से कितना बाहर आएगा, 8 आएगा, और 8 का जब गुना कीजिएगा 10 के साथ तो 8 है 80, और यहाँ पे 50 है माइनस का, तो 50 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 30। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला को जो है ना याद रखिएगा। देखिए कैसे, 10 गुने का रूट अंडर SP होता है विक्रय मूल्य, प्लस का 25 कीजिएगा और माइनस का यहाँ पे 50 कीजिएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से आपका जो आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, 30। उसके बाद अगला देखिए, अगला सवाल है कि इतना था संख्या का योग बताना है। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जो होता है वो क्या होता है, n × n + 1, उसके बाद 2n + 1 बटा का 6 होता है। तो यहाँ से रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पे टोटल जो n क्या होता है, पदों की संख्या, तो यहाँ पदों की संख्या कितना होगा, 1 से स्टार्ट है 25 तक, तो 25 पद होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 25, उसके बाद 25 गुने का 25 और 1
26, उसके बाद 25 दूनी का 50 और 1 51, अब बटे का 6 करना है। तो यहाँ जब कीजिएगा तो 3 दूनी का 6 और 3 से 70 तिया के 51 होता है, और 2 से यहाँ पे कटाइएगा तो 13 कटेगा। तो यहाँ से 17 आ गया, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 25, सबको गुना कर दीजिए। 17, 13 और 25, यहाँ से 25 का पहले 13 से 7 कीजिए, 25 तिया का 75, बाकी का 7, 25 से कम 25 और 7 कितना होगा 32, 325, और 325 गुने का 17 अब करना है। 325 गुने का 17 कीजिए, तो 325 गुने का 17 कीजिएगा तो कितना होगा 7 बचे का 35, बाकी का 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7, बाकी 1, 7 या 21, 1 22, और 1 का गुना उसके साथ कीजिएगा तो 5 2 3 ही रह जाएगा। यहाँ से 5, 7 5 12 के 2, बाकी 1, 2 2 4 1 5 और 3 2 5, यानी कि 5525 आपका आंसर हो जाएगा। 5525 आपका आंसर हो जाएगा। तो 5525 तो इसमें है नहीं, ऑप्शन बना लीजिएगा। 5525 आपका आंसर होगा, 5525 इसका। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है, 47 नंबर की, इतना इतना दी गई संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जब आप ध्यान से जब देखिएगा तो यहाँ पे अंतर कितना का है 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का, यानी कि सर्वांतर आपका 3 का आ रहा है। तो सर्वांतर अगर 3 है तो यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं, और टोटल यहाँ से अगर पद आप अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो पद कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए पद जो ज्ञात किया जाता है लास्ट और फर्स्ट दोनों का अंतर कीजिएगा तो कितना होगा, 1 में 1 0, यानी 51 में से, देखिए ध्यान दीजिएगा, 51 में से 21 को घटाइएगा, 51 में से 21 को घटाइएगा तो आपका जो आ जाएगा यहाँ से कितना, दोनों का अंतर कीजिएगा, फिर सर्व अंतर को नीचे रखिएगा, प्लस का 1 कर दीजिए, यहाँ से टोटल पद निकल जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0, अब 5 में से 2 जाएगा तो 3, अब बट्टे का यहाँ पे सर्व अंतर ये जो था अंतर 3 है, ये है, प्लस का 1 करना है, 3 से भाग दीजिएगा 10, 10 और 1 11। तो पदों की संख्या यहाँ से टोटल जो हो जाएगा वो कितना होगा 11 हो जाएगा, पदों की संख्या 11। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है डायरेक्ट योग के लिए, वो क्या आता है समझिएगा। पदों की संख्या 11 आ चुका है, देखिए क्या होता है कि n बटा का 2 और a प्लस का l, ठीक है। तो n क्या है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना आया 11 और बटे का 2। अब फर्स्ट और लास्ट जब जोड़िएगा तब कितना आएगा 51 और 21 को, तो 1 1 2 और 5 2 7, 72 आ जाएगा। यहाँ से गुना में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 36 आएगा। 36 गुने का 11 कीजिएगा तो कितना होगा 6 6 3 9 और 3 का 3, 396 आ जाएगा, 396 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर 396 हो गया। उसके बाद देखिए एक मेज को 950 रुपया में खरीद कर 1140 रुपया में बेच दिया जाता है, तो यहाँ से कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोनों लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है ऊपर में लाभ गुने का इधर 100 और बटे का क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य होता है बटे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए तो यहाँ से लाभ देखिए 950 रुपया में खरीदा कोई वस्तु, 950 में खरीदा 1140 में बेच दिया, तो कितना का यहाँ से फ़ायदा हो गया। तो यहाँ से 950 इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा, 0 का 0, 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 10 में से 9 जाएगा तो 1। तो यहाँ से जो आपका जो आएगा 190 आ जाएगा, आपका 190 आ जाएगा अंतर, और गुने का 100, लाभ हो गया 190 गुने का 100 बट्टे का क्रय मूल्य क्या था खरीद मूल्य 950, यहाँ पे रखिएगा। 19 बचेगा 95, 5 से यहाँ पे कटाइएगा तो 20 बारी में कटेगा, यानी कि आंसर आपका 20% हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका 20% होगा। उसके बाद देखिए यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 4 और 5 हो तो समीकरण क्या होगा। तो समीकरण यहाँ पे बनाना है, देखिए समीकरण कैसे बनाया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू का बीटा बराबर 0, ऐसे बनाया जाता है। तो ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग है, और ये क्या है मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा,
तो एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि दो जो मूल्य जो दिया हुआ है 4 और 5 दोनों का योग 5 और 4 9 होगा। उसके बाद एक्स है तो एक्स लगा देंगे, फिर प्लस दोनों का गुणज अल्फ़ा इंटू बीटा, 5 चौके 20 बराबर का 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है आपका। तो ये जो आपका मिलेगा ये आपका डी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपका ये डी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है वो क्या है, अगला जो सवाल है इसको समझिए। चावल के मूल्य में इतना की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 400 रुपया में इतना यानी 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकाला जाता है समझिएगा। देखिए यहाँ से इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर बढ़ा हुआ अगर मूल्य पूछे तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से होता है क्या है कि रुपया गुने का जो भी प्रतिशत दिया हुआ है, वृद्धि या कमी प्रतिशत दिया हो, अब बट्टे का यहाँ पे आपको लिखना है क्या, बढ़ा हुआ मात्रा, बढ़ा हुआ मात्रा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखना है आपको हमेशा, यहाँ से आपका बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है, यहाँ पे आपको 100 रखना है। ठीक है, तो देखिए रुपया कितना दिया हुआ है, रुपया कितना दिया हुआ है तो 400 रुपया, तो 400 यहाँ पे लिखिएगा। अब गुना वृद्धि या कमी, तो कितना का वृद्धि या कमी हो रहा है तो 10%, 10 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना चावल कम या अधिक, यहाँ बढ़ा हुआ लिखे हैं यानी कि कम या अधिक, जितना बढ़ गया, जितना ज़्यादा मिलने लगा या कम मिलने लगा उसको यहाँ नीचे लिखना है। तो कितना ज़्यादा कम मिल रहा है तो 8 किलोग्राम चावल कम, तो 8 केजी नीचे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा 100 जो कि यहाँ दिया हुआ, तो ये जो निकलेगा ये आपका बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा। यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 4 गुना का 10 40 और 8 पंचे का 40, तो 5 रुपया आपका बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। 5 रुपया जो होगा वो आपका बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। अगर इसमें पूछता कि नहीं प्रारंभिक मूल्य बताइए तब क्या होता, तो देखिए अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता है ना तो रुपया